तो हेलो, we are going to discuss Code Forces Educational Round 163 क्वेश्चन A to D। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्पेशल कैरेक्टर्स। तो वी आर गिवन एन इंटीजर n and our task is to build a string of uppercase Latin letters and there must be exactly n special characters in this string. Let's call a character special if it is equal to exactly one of its neighbors। तो हमें क्या करना है फॉर लाइक पर्टिकुलर एन, हमें चाहिए कि एक हम स्ट्रिंग ऐसी बनाए जिसमें एग्जैक्टली एन स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। और ये नेसेसरी नहीं है कि उस स्ट्रिंग की लेंथ भी एन हो, वो जो मर्जी हो सकती है। बस नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स एन होने चाहिए। और स्पेशल कैरेक्टर क्या है? ऐसा कैरेक्टर जिसके लेफ्ट और राइट साइड में एग्जैक्टली एक ही कैरेक्टर सेम है, और जो कॉर्नर्स पे होंगे उनके लिए एक ही कैरेक्टर नेबरिंग होता है, तो उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए कि जो साथ वाला कैरेक्टर है वो एग्जैक्टली वही है। तो जैसे ये वाला है, अगर इस स्ट्रिंग में देखोगे तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसके लिए ये वाला सेम है, तो एग्जैक्टली वन सेम है, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। सेकंड वाले के लिए दोनों सेम है तो नहीं है स्पेशल कैरेक्टर। थर्ड वाला है उसके लिए एक ही सेम है तो है। लेकिन एक बार अच्छे से ये वाला एग्जांपल समझा देता हूँ, ठीक है? तो ए बी ए ए तीन ए है ना शायद, हाँ। ए बी ए सी सी, आई गेस यही है। तो इसमें पहला वाला स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है? स्पेशल कैरेक्टर ये वाला नहीं है, ये वाला है क्योंकि इसके एक साइड पे सेम है। ये वाला भी नहीं है, इसके एक भी साइड पे सेम नहीं है। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो वह एग्जैक्टली 6 स्पेशल कैरेक्टर हो गए। पर हमें तो कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग सो दैट कि हमें इतने स्पेशल कैरेक्टर मिल जाए। और हमें नो यस और नो भी प्रिंट करना है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो देखो, सबसे मेन क्वेश्चन है पॉसिबल है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो ठीक है, हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है इसका। ठीक है, तो अगर मान लो कोई स्ट्रिंग है, मतलब कोई लिख लेते हैं, कोई कैरेक्टर स्पेशल है, ठीक है? हम ये मान सकते हैं, हमारी मर्जी को ये मान सकते हैं ये, तो उसके एक साइड पे एक और ए होगा ही होगा, ठीक है? ठीक है, उस साइड इस साइड पे कोई डिफरेंट होगा, कुछ एक्स मान लेते हैं, ठीक है? तो अगर एक स्पेशल कैरेक्टर आ गया, तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। तो अगर ये एक ए तो स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ठीक है? अब हमें स्ट्रिंग कभी ना कभी तो खत्म करनी पड़ेगी, मान लो ऐसे ऐसे चल रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मान लो कि मुझे एक ही बनाना है, ये कहते हैं कि एक ही स्पेशल कैरेक्टर, वो मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? तो अभी मैं ए के लिए एक तो कैरेक्टर सेम है। अब अगला वाला, एक एक ऑप्शन है कि अगला वाला स्पेशल कैरेक्टर, मतलब ये स्पेशल कैरेक्टर इसको बनाए या नहीं बनाए। तो उसके लिए अगर हम ए रख देते हैं तो ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा ये वाला। तो अगर ये ए रख देते हैं तो एक्चुअली बात सेम हो जाती है। बात ये है कि हमारे पास अभी भी एक ए है जिसके लेफ्ट पे एक और ए है, तो एक ही बात है, तो वो चलता रहेगा। और अगर ऐसा चलता रहा, अगर ये लास्ट वाला ये हुआ ना, तो ये भी स्पेशल कैरेक्टर बन जाएगा। तो आंसर मतलब ऐसा होगा, इसमें दो स्पेशल कैरेक्टर आ जाएंगे, एक तो आएगा ही नहीं, ठीक है? तो हम दूसरा केस ट्राई करते हैं, जब ऐसे दो लगातार मैंने बना लिए। अब इसके आगे मैंने एक कोई नया कैरेक्टर लिया है बी, ठीक है? क्योंकि मैं यहाँ पर बी ले आया, ये दोनों स्पेशल कैरेक्टर हो गए, है ना? अब मुझे कोई भी नया स्पेशल कैरेक्टर मतलब किसी को बनाना होगा, तो फिर से वही प्रोसेस है कि बी के आगे बी लगा दूं, ठीक है? तो बी तो बन गया, अब बी, अब ये वाला स्पेशल कैरेक्टर हो गया या नहीं वो देखना है। तो ऐसा है कि हर बार ना इवन नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर ही होने वाले हैं, अगर तुम ध्यान से देखो। और उन्हें ठीक है, ऑड नंबर हुए तो नो आ जाएगा, और इवन हुए तो यस आ जाएगा। अब इवन के लिए भी क्या करना है, देखो इवन के लिए भी कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे इसमें क्या एक्चुअली हमें बस दो, अगर हम ए ले लें तो देखोगे इसमें दो स्पेशल कैरेक्टर है। अब हम इसके आगे बी भी लगा दें तो ये चार हो गए, सी सी लगा दे, वापिस से ये लगा दे, चलो, तो दो हो गए, मतलब दो और हो गए, छः। तो बहुत ही ईजी है कंस्ट्रक्ट करना, लगातार दो दो हमें कैरेक्टर्स लगाते जाने हैं और हो जाएगा। तो इसके लिए सिक्स के लिए ए बी बी ए हो गया, और इसके लिए सीधा ए हो गया। मतलब सिंपल ही है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं है क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो अगले क्वेश्चन पर जाता हूँ मैं, ठीक है?
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें हम देखो हम एक अरे दे रखा है हमें। हम क्या कर सकते हैं, एक एक ऐसा ऑपरेशन चूज कर सकते हैं, सदा मतलब इस तरह का ऑपरेशन चूज कर सकते हैं कि हम कोई भी एक एलिमेंट चूज करें, ठीक है। और उस अगर वो एलिमेंट 10 से ज़्यादा है तो उसके दो डिजिट हैं, वो दोनों अलग अलग कर दें। एक्चुअली इसमें दिया हुआ है कि ना दो डिजिट से ज़्यादा का बड़ा का नंबर नहीं होगा, कंस्ट्रेंट्स में देखोगे तो। ठीक है, ठीक है। तो अगर दो दो डिजिट हुए तो हम दोनों को बांट सकते हैं आपस में, मतलब जैसे 6 7 है, 4 5 है, 45 है, इसको अलग अलग कर सकते हैं 4 और 5 में। अब हमें ये ऑपरेशन जितनी मर्जी बार कर सकते हैं हम, पर ये यूज़ करके हमें अरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है पूरे, मतलब ऑल इन ऑल इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग यानी कि इंक्रीजिंग होगा। तो कैसे, मतलब पॉसिबल है या नहीं, यस और नो, हमें ये प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, मतलब हम देखो, एक तो ये है कि हम किसी नंबर को तभी हम अलग अलग करेंगे जब जब वो अगर वो दिक्कत दे रहा होगा थोड़ी, मतलब अगर दिक्कत दे रहा होगा, मतलब कि अगर वो जिसकी वजह, अगर उसकी वजह से हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर भंग हो रहा है बेसिकली, अगर वो ऐसा नंबर है जिसके आगे उससे छोटा नंबर आ रहा है तो हम अलग करना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा है कि उससे पहले एक बड़ा नंबर आ रहा है, तो एक्चुअली जो बड़ा वाला होगा हम या तो उसको अलग करेंगे, पर अगर वो अलग हो चुका है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि करंट, एक बार मैं थोड़ा ना एग्जांपल से कर देता हूँ। जैसे ये वाला 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 45 67, ठीक है, ये शायद। तो ठीक है, सबसे पहले गया मैं 1 1 2 पे। तो देखो, एक तो ये है कि अगर मैं किसी नंबर को विजिट कर रहा हूँ, अगर तो उस मैं उसको अलग कर, अगर अलग करने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो मैं उसको अलग कर दूंगा। अलग क्यों करूंगा, क्योंकि मेरा फ़ायदा है। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाने का क्या तरीका होता है, मतलब अगर मुझे करंटली एक एलिमेंट पे चेक करना है कि वो पिछले वाले से बड़ा है कि नहीं, ये मतलब पिछले वाले से बड़ा है कि नहीं, ये चेक करना होगा, है ना। तो अगर मेरा करंट नंबर ज़्यादा, पिछला वाला अगर ज़्यादा छोटा हुआ तो मेरा फ़ायदा है ना उसमें, क्योंकि मेरा अगले वाले को ऐसे मतलब वो उसका इंक्रीजिंग हो सकता है फिर भी, अगर पिछला वाला मेरा ज़्यादा छोटा हुआ। अगर बड़ा हुआ तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है मुझे। तो मतलब देखो, अगर मैं किसी नंबर को विजिट कर रहा हूँ जैसे 12 है, तो मेरा फ़ायदा इसमें है, इसको मैं 1 और 2 कर दूँ, क्योंकि मेरा जो इसके बाद मेरा जो मैक्सिमम बचेगा ना वो 2 हो जाएगा, मतलब जो पिछला नंबर होगा ना वो 2 बच जाएगा। तो अगर 2 बच रहा है तो मेरा फ़ायदा है। 12 और 2 को अगर देखोगे, अगला जैसे 3 है, तो 3 को फ़ायदा तभी होगा ना अगर पिछला वाला 2 होगा। मान लो 2 ना होता, 4 होता, तो हो सकता है बड़ा होता, लेकिन हमारा किसी ना किसी तरह से फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान कोई नहीं है इसको छोटा करने का। ठीक है, मतलब इसको अलग अलग कर सकते हैं हम अगर हमारे कोई भी नंबर आता है। और जब हम स्टार्टिंग वाले नंबर में जाते हैं ना, हम प्रीवियस नंबर 0 मान लेते हैं, ठीक है, हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो, अब हम आए 12 पे, ठीक है। तो 12 0 से ज़्यादा है। अब हम ये देख लेंगे कि अगर 12 को अलग करते हैं तो भी 0 से ज़्यादा है कि नहीं, मतलब कि उसका जो पहला डिजिट है वो 0 से ज़्यादा है कि नहीं। अगर है तो फिर तो बढ़िया ही है ना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू तो बढ़िया ही है। तो हम उसको अलग अलग कर देंगे। अब हम आए 3 पे। तो 3 इस तो एक डिजिट का वैसे भी कुछ नहीं कर सकते और इंक्रीजिंग हो रहा है। अब हम आए 45 पे। तो 45 को हमें अलग करना चाहिए कि नहीं, मेन क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो देखो, अगर हम इसको अलग कर देते हैं तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, इंक्रीजिंग ही आ रहा है। और हमारा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो सब बड़ा नंबर है वो 5 हो गया 45 के जगह। हाँ, तो कर देंगे। अब लास्ट 67 है तो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ठीक है, ये तो सिंपल एग्जांपल था। अगर यहाँ पर 67 की जगह मान लो होता 22, ऐसा कुछ होता, तो देखो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है। अब 22 को अलग करें या नहीं, इस बार हम अलग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अलग करने से नुकसान हो रहा है, मतलब अलग करने से वो इंक्रीजिंग नहीं रह रहा है, तो इसलिए हम नहीं करेंगे अलग। नहीं तो कर देते, अगर इंक्रीजिंग रह रहा होता तो हम कर देते इन एनी केस, क्योंकि हाँ। और अगर यहाँ 22 के बाद मान लो ऐसा कोई नंबर होता 7, तो इसका आंसर नो ही होता, क्योंकि हमें 22 हम अलग कर नहीं सकते। तो हम ऐसा करेंगे, एक एक करके नंबर विजिट करेंगे और ना प्रीवियस का बस डेटा रखेंगे कि प्रीवियस वाला नंबर क्या था। बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा मुश्किल है नहीं है कुछ। ठीक है, तो बस यस और नो इस तरह से हो जाएगा। मैं एक बार आपको कोड भी दिखा देता हूँ। ठीक है, कोड क्या है, मैंने अरे इनपुट लिया, मैंने यहाँ पे -1 ले लिया, 0 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो z इक्वल टू 1 नोट कर रहा है, आंसर यस है।
तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये 2 डिजिट नंबर है कि 1 डिजिट है। अगर 2 डिजिट है तो मैं इसके दोनों डिजिट ऐसे निकाल लूँगा, ठीक है, इस तरह से, एफ पहला डिजिट और जी दूसरा। और अगर ये वाला अभी पिछले वाले से ज़्यादा है तो मैं ये देखूंगा कि अगर मैं इसको अलग करूँ तो दिक्कत मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर रह रहा है कि नहीं। अगर अलग किया और इंक्रीजिंग, ये चेक करेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर रह रहा है कि नहीं। अगर रह रहा है तो मैं नई जो लास्ट नंबर है उसको जी के इक्वल बना दूंगा। नहीं रह रहा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं जो लास्ट जो बड़ा नंबर है उसको ए ऑफ आई के इक्वल बना दूंगा। और एल्स और एल्स वाले केस में z इक्वल टू जीरो मतलब ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि अगर वो छोटा ही है, करंट नंबर पिछले वाले से छोटा है ऑलरेडी, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। वो छोटा ही है तो छोटा ही रहेगा, कुछ कर नहीं सकता, तो आंसर नो हो गया। और जब वो 1 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर को तो इजीली कंपेयर कर सकते हैं वो बड़ा है कि नहीं और छोटा है कि नहीं, बस सिंपल। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ थर्ड प्रॉब्लम पर। ठीक है, इसमें दो रोज है और दो रोज में एन सेल्स ईच दे रखे हैं। ठीक है, दो रोज में एन सेल्स ईच दे रखे हैं और ईच सेल पे या तो ग्रेटर देन साइन है या लेस देन साइन है। ग्रेटर देन साइन हो ये यानी कि मतलब अगर बेसिकली ग्रेटर देन साइन इसका मतलब ये एरो की तरह काम करेगा। अगर राइट की तरफ हो तो राइट जाना है, लेफ्ट की तरफ हो लेफ्ट, मतलब एक बार क्वेश्चन रीड कर लो अच्छे से। इसमें क्या है, हमारा जो रोबोट है 1,1 पे स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो उसके पास चार ऑप्शन है, लेफ्ट राइट डाउन या अप, चार डायरेक्शन में जा सकता है। और एक बार वो गया उसके बाद उस सेल पे जो भी लिखा है, अगर राइट एरो है तो राइट की तरफ जाएगा, लेफ्ट एरो है तो लेफ्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो रोबोट का मूवमेंट इस तरह से है। तो हर बारी में मतलब बेसिकली एक मूव के बाद वो दो के डिस्टेंस से मूव होगा, मोस्टली दो या के डिस्टेंस से या फिर सेम जगह पे रहेगा, वो डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार देखते हैं क्या एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे ये वाला ले लिया। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, मान लो ऐसा ऐसा। ठीक है, तो रोबोट है अभी हमारा 1,1 पे। ठीक है, उसके बाद देखो अभी तो दो ऑप्शन है, राइट पे जाए कि नीचे जाए। तो देखो अगर वो राइट पे गया तो वो भी उसको राइट पे ले जाएगा, तो डायरेक्टली वन इसका 1,3 पे जाएगा। अगर नीचे गया तो 2,2 पे जाएगा। ठीक है, तो अगली मूव में या तो 1,3 पे हो सकते हैं या 2,2 पे। चलो मान लेते हैं अभी वो 2,2 पे है। अब 2,2 पे हुआ तो उसके बाद देखो उसके बाद फिर से दो ऑप्शन है, उसके बाद तीन ऑप्शन है, पीछे ऊपर या राइट। देखो पीछे जाने का फायदा नहीं, क्योंकि उसको जाना है एंड में यहाँ पर। पीछे जाएगा तो वापस यहीं पे आ जाएगा। और अगर इस यहाँ पे लेफ्ट वाला एरो होता है तो पीछे और पीछे चला जाता, तो पीछे तो जाना ही नहीं है ना। ठीक है, तो लेफ्ट तो मूव ही हटा दो, वो कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो या तो नीचे या ऊपर या राइट, और नीचे या ऊपर में से कोई एक ही होने वाला है, तो हमारे पास हमेशा दो ही ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, वो राइट पे गया, अगर राइट पे गया तो कहाँ जाएगा, 2,3, और ये इसको फिर से राइट पे ले जाएगा, तो 2,4 पे चला जाएगा अगली मूव में। या फिर अगर ऊपर गया तो वो 1,3 पे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें, तो देखोगे अब ऑप्शंस है। अब तुम ऐसा तो कर नहीं सकते कि पूरा पार्ट ट्रेस करके देखो कि किस पे आ रहा है, नहीं। तो तुम क्या ट्राई करोगे, देखो एक तो ये है कि वो लेफ्ट पे नहीं जा सकता, तो हमेशा ऐसा चलो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो ऐसा होगा कि दो मूव चल ही रहा है बेसिकली। मेरा मतलब ये है कि ये कभी इस सेल पे आ नहीं पाएगा, कभी इस सेल पे आ नहीं पाएगा एक मूव के बाद। ठीक है, बेसिकली अगर आई प्लस जे इवन है तो उसी सेल पे आ सकते हैं, ऑड पे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सेल होंगे, ये। तो अगर क्वेश्चन में भी ध्यान से पढ़ोगे ना, तुम्हारा जो एन है वो इवन है हमेशा। ऑड ऑड वाले केस में ना तुम्हारा आंसर कभी मतलब पहुंच नहीं सकता वो लास्ट तक। अगर ऑड होता ना तो ऐसा होता कि 2, एन पे पहुंच ही ना पाता, क्योंकि 2 प्लस एन देखोगे वो इवन होना चाहिए अगर उस पर पहुंच जाए, तो इसीलिए एन इवन है। तो अब देखो ऐसा है कि वो राइट पे जाएगा हमेशा। ठीक है, तो देखो उसके पास दो ऑप्शन है, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन थे, यहाँ से यहाँ जाने का या यहाँ से यहाँ, तो राइट की तरफ ही जा रहा है।
तो क्या हम डीपी लगा सकते हैं? क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर मैंने राइट वालों का पहले आंसर निकाल लिया ये यस या नो, तो अभी वाले का भी आ जाएगा। मतलब अगर मुझे ये पता है कि इससे अगर जा सकते हैं या फिर इससे जा सकते हैं, तो क्या इससे जा सकते हैं वो मैं निकाल सकता हूँ, राइट? ठीक है। अब ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर तभी जाएगा अगर ये वाला, ये जो ऊपर वाला है, ये राइट की तरफ हो। अगर ये लेफ्ट होता ना तो पीछे चला जाता, और पीछे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए अगर ये लेफ्ट होता तो हम इस वाले केस को कंसीडर ना करते हैं। ऑल्सो अगर ये लेफ्ट होता तो हम तब भी हम इस वाले केस को ना कंसीडर करते, इस वाले को ना करते। तो जो दो ऑप्शन है वो तभी कंसीडर करने हैं अगर ये वाला राइट हो या ये वाला राइट हो, तो उसी केस में ये एक एक ऑप्शन कंसीडर करने हैं, दो ऑप्शन जो होंगे। ठीक है। तो जैसे अगर मुझे आंसर निकालना होता तो मैं सबसे पहले क्या करता, इसको तो आंसर यस कर देता, इसके लिए यस होगा क्योंकि ये तो लास्ट पॉइंट पे है ही है। अब एक एक करके मैं इस वाले पे आऊँगा। अब अगली बारी इस पे चेक करूँगा, फिर इस पे चेक करूँगा। इसके लिए कैसे करूँगा? इसके लिए ये चेक करूँगा कि ये वाला राइट की तरफ है कि नहीं। अगर है तो इसके लिए भी यस हो गया, ठीक है। फिर इसके लिए चेक करूँगा कि ये वाला राइट है और ये वाला राइट है कि नहीं। अगर है तो ये वाला भी यस हो गया। इस तरह से आंसर आ जाएगा बहुत ईजिली। डीपी का ही क्वेश्चन मान सकते हो इसे, डीपी का ही है, पर सिंपल है। मैं एक और एग्जांपल ट्राई आउट कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है। सर सिंपल बीएफएस से कर सकते हैं क्या इसे? लेट मी थिंक। बीएफएस, हाँ बीएफएस से, हाँ तुम बीएफएस से भी कर सकते हो बड़े इजीली। मतलब बीएफएस में क्या करना है, वही पुश कर देना है, मतलब एक डिस्टेंस पे जो जो है। तो सबसे पहले यहाँ से इसको पुश कर देना और इसको पुश कर देना। तो हाँ बीएफएस से अगर तुम यहाँ पर पहुँच पा रहे हो तो सही है, हाँ बीएफएस से हो जाएगा। बस बूलियन एक्सप्रेशन क्या करनी इसको ग्रिडी से भी कर सकते हैं सर? है। ग्रीडी, ग्रीडी से कैसे? क्योंकि मैंने खुद कॉन्टेस्ट में ग्रिडी से ही किया था इसको। ग्रीडी से कैसे किया? सर अच्छा सिर्फ जब कंडीशन चेक करके किया है। हाँ किस खाली केस में नो कंडीशन। होगा बस उसके उस केस में नो कर दिया, बाकी में यस आ रहा है, एक्सेप्टेड है। ठीक है ठीक है, तो वो किस केस में नो है? जब जिस प्लेस से दोनों में अगर लेस देन साइन है, हाँ मैं जिस मतलब मैं समझ रहा हूँ, ये ना कि जैसे ऑल्टरनेट में लेस हाँ देन हाँ साइन। हाँ, अगर वैसा साइन है तो वहां पे फॉल्स हो जाएगा। हाँ ये भी सही है, हाँ सर्किल बन रहा है वहां पे। मैंने भी ट्राई किया था ऐसे सबसे पहले, बट वो रॉन्ग दे रहा था कि अगर दोनों अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो। तो तुमने शायद नहीं एक ही हो केस जाएगा कंसीडर किया होगा, उस अगर दोनों उस केस कंसीडर करोगे तो हो जाएगा, मतलब 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 कौन दोनों कौन से दोनों? डायगोनल्स के अपोजिट। यहाँ का भी करना है क्या कंसीडर, ये वाला यस डायग्राम? सर, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, मतलब ये तो बेस्ट ही हो गया एक तरह से। इस, हाँ बहुत बढ़िया थॉट था, मतलब ये एक्चुअली इसके लिए थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता। एंड मतलब बहुत अच्छा किया तुमने, मतलब बहुत सही अप्रोच है। बाकी ये डीपी और बीएफएस से भी हो सकता है। ये तो बेस्ट ही है जो तुमने अभी बताया कि डायगोनल चेक कर लेना। ये क्यों वर्क कर रहा है ये इसका मैं देखता हूँ अभी कि क्यों वर्क कर रहा है ये। तो देखो मतलब ऐसा वर्क करने का रीज़न क्या था? अगर तुम्हें यहाँ से अगर यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, अगर दोनों ही लेफ्ट लेफ्ट हो गया तो तुम इससे आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, राइट? ठीक है, मान लो कि हाँ इसमें से एक एक राइट है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर आ जाते हो। अब यहाँ ये दोनों लेफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ से भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो अगर ऐसा हुआ कि एक पॉइंट पे मैं एक ऐसे पॉइंट पे आ गया जहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो मेरा आंसर नो ही होगा। और बाकी केसेस में ऐसा हो जाएगा, अगर कोई कहीं भी मेरा ये कंस्ट्रेंट आ गया कि हाँ इस पॉइंट से आगे तुम बढ़ ही नहीं सकते हो, तो सीधा नो आ जाएगा। हाँ तो ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। इसका लॉजिक ये है कि जहाँ भी ब्लॉकेज आ गया तो नो हो जाएगा, तो हमें बस ब्लॉकेज नहीं चाहिए। ठीक है, ये बड़ा अच्छा मेथड है। बाकी मेरा डीपी वाला कोड ही है। तो मैंने एक्चुअली 2D डीपी नहीं बनाया, 1D बना लिया, क्योंकि हर मतलब बेसिकली हर एक कॉलम के लिए तो एक ही साइज था ना। तो और कौन सी रो में है वो मैं जे मॉड्यूलो 2 से डिनोट कर दूंगा। अगर वो इवन, बेसिकली इवन ऑड का ही हो गया ना, कि अगर इवन है तो जीरो आ जाएगा, रो नंबर जीरो नहीं तो वन। ठीक है, तो इसका कोड भी ज़्यादा मुश्किल है नहीं है, ऐसे ही मतलब मैंने ऐसे ही कर लिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, मतलब कोई भी ज़रा सा भी डाउट हो या कुछ समझ ना आया हो, मतलब ये नया वाला मेथड भी समझना हो तो पूछ सकते हो। नहीं है तो फिर लास्ट मतलब डी प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें एक स्ट्रिंग दे रखी है एस, ठीक है, लोअर केस लैटिन लेटर्स की। A tandem repeat is a string of an even length that such that its first half is equal to its second half. तो बेसिकली कुछ नहीं है कि एक स्ट्रिंग के आगे सेम स्ट्रिंग रिपीट हो रही है,
वो हो गई एक टैंडम स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग इज, देखो अब हमें एक ही ऐसे हाईएस्ट लेंथ सब स्ट्रिंग बतानी है जो कि टैंडम रिपीट है, और क्वेश्चन मार्क में हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो ऐसी स्ट्रिंग दे रखी है, तो हमें बताना है कि मैक्सिमम क्या लेंथ की टैंडम रिपीट स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, इसमें अगर ध्यान से देखोगे, जो एस की लेंथ है वो दे रखी है 5000, तो एन स्क्वायर काम कर सकता है। तो हम सोचे हैं कुछ ब्रूट फोर्स का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, देखो काफ़ी लोगों ने ऐसे सोचा होगा बाइनरी सर्च लगा सकते हैं कि अगर छोटी लेंथ के लिए आंसर यस है तो बड़ी लेंथ के लिए भी, सॉरी बड़ी लेंथ के लिए यस है तो छोटी लेंथ के लिए भी होगा, बट ऐसा ट्रू नहीं है। तुम ये वाला ही देख लो, ये वाला, इसमें क्या है, अगर मान लो, अगर तुम ऐसा कोई स्ट्रिंग ले लो जिसमें वैसा कुछ नहीं, क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं है, और जैसा सी ए इसके लिए आंसर 2 है, बट ऐसा नहीं है कि वन लेंथ के लिए टैंडम रिपीटर नहीं है, सॉरी एक्चुअली इवन लेंथ का ही होता है टैंडम रिपीट, ये थोड़ा गलत एग्जांपल हो गया, नहीं नहीं सही है, सॉरी 4 लेंथ के लिए टैंडम रिपीट है पूरी लेंथ के लिए, पर 2 लेंथ के लिए नहीं है। तो इसका तो तुम देखोगे ऐसा नहीं है कि छोटी लेंथ के लिए भी आंसर यस होगा, तो बाइनरी सर्च और आंसर, बाइनरी सर्च तो बिल्कुल नहीं लग सकता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि हर साइज के लिए आइटरेट करें, पर एक पर्टिकुलर साइज के लिए हम कैसे निकालें हैं कि कोई कोई भी एक सबस्ट्रिंग टैंडम रिपीट है। तो ठीक है, सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने एक ये वाला ले लिया, कोड फोर्सेस वाला, इसमें क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हमें वन लेंथ के लिए चेक करना है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ये चेक, सॉरी टू लेंथ के लिए, एक तो इवन लेंथ होनी चाहिए हमेशा। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि ये टैंडम रिपीट है कि नहीं, ठीक है। अब मान लो हमें ये वाली स्ट्रिंग चेक करनी है, मैं थोड़ी बड़ी लेंथ के लिए करता हूँ तो एक्चुअली चेक करना आसान रहेगा, तो मैं समझ आसानी से आएगा। तो 4 लेंथ के लिए ले लेते हैं, तो मान लो ये वाली पूरी सब स्ट्रिंग चेक की। अब क्या क्या चेक करते हैं उसमें, ये वाला इक्वल है कि नहीं, ये वाला इक्वल है कि नहीं। अब अगली सब स्ट्रिंग में क्या होगा, अगली स्ट्रिंग में क्या होगा, ये लेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये वाला तो जो चेक कर रहे थे वो तो करेंगे, अब ये वाला इसको चेक करने के बजाय इसके साथ चेक करेंगे। तो मान लो कोई बड़ी लेंथ होती, मान लो बहुत ज़्यादा करेक्टर होते, और इसमें ऐसा होता, ठीक है। तो मान लो ऐसे कोई एक आ रहा है, CODEFORC, ठीक है, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे ई आ गया। तो नॉर्मली क्या करते हैं, थोड़ा गलत हो गया, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, 10 लेंथ की हो गई। तो इसको इससे चेक करते हैं, 5 लेंथ का हो गया, ठीक है। इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, ठीक है, हाँ इसको इससे करते हैं और इसको इससे, इस वाले केस में, इस वाले में, एक मिनट थोड़ा ना गलत हो गया, मैं अच्छे से बना देता हूँ यहाँ पर। मतलब मुझे 5 लेंथ के लिए चेक करना है और स्ट्रिंग मान लो 11 साइज की है। तो ए बी सी, ABC, ठीक है, 3 3 3 8, ठीक है, ऐसा कुछ है। और मैं 5 लेंथ के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है, 5 मतलब टोटल 10 हो गया, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये इन दोनों को चेक करूँगा, फिर इन दोनों को करूँगा, इन दोनों को करूँगा, इन दोनों को करूँगा, और इन दोनों को करूँगा, ठीक है। अब अगली बार जो अगली सब स्ट्रिंग लेंगे वो ये होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें देखोगे अगर मैं किसी पर्टिकुलर लेंथ के लिए ले रहा हूँ, तो मुझे ए ऑफ आई को किससे चेक करना है, ए ऑफ आई को ए ऑफ आई प्लस लेंथ बाय 2, ये सॉरी इंडेक्स है, लेंथ बाय 2। तो द थिंग इज, जो मान लो ये इंडेक्स है, सबका एक्चुअली मैच सेम ही इंडेक्स से हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, जो इंडेक्स मेरा चला गया, अब ये जो बीच बेसिकली ये वाला था, ये इससे हो रहा था, अब इसको इससे करना है, तो चेंज एक का ही आ रहा है, तो बाकी सब तो सेम टू सेम रहेगा, चेंज इसी में आ रहा है। तो मेरे को ऐसा आइडिया लग रहा है कि ना मैं इसको OFN में कर सकता, मतलब OFN में कर सकता हूँ ऐसा, मतलब मेरे को हर एक स्ट्रिंग को वन बाय वन नहीं चेक करना पड़ेगा, उसको करेक्टर बाय करेक्टर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करेक्टर तो चेकड ही है। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि ये मेंटेन कर लूँ कि इस जो मेरी अभी करंट सब स्ट्रिंग चल रही है उसमें कितने कैरेक्टर्स सेम से मैच कर रहे हैं, और क्वेश्चन मार्क से मैच करना भी सेम से मैच करना मानेंगे, तो मैं उसको एक्स से डिनोट कर देता हूँ। तो इस वाले केस में जैसे कितने से मैच कर रहा था, ये वाला एक, ये इससे नहीं कर रहा, ठीक है, ए वाला सी से कर रहा है, मतलब नहीं कर रहा, बी वाला बी से कर रहा है, फिर सी वाला सी से
कर रहे हैं x इक्वल टू 3। अब जब मैं अगली स्ट्रिंग में जाऊंगा तो मैं देखो अब जो कौन सी मैचिंग गई है, ये वाली मैचिंग गई है, ठीक है। अब ये मुझे ये भी स्टोर करना होगा कि या इससे मैच था कि नहीं, मतलब मैच सही था, मतलब मैच हो रहा था कि नहीं। क्योंकि यहाँ पर मैच नहीं हो रहा था तो मैं x से -1 कर दूंगा और अब नया वाला चेक करूंगा ये इससे मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये नहीं मैच हो रहा तो 0 ऐड करूंगा। तो 2 जब x इक्वल टू 5 हुआ तब ऐसा होगा कि ना ये टैंडम रिपीट स्ट्रिंग मिल गई। तो मेरा जो करंट साइज है वो वैलिड है, इसके लिए आंसर आ रहा है। तो मैं आंसर को अपडेट करूंगा, आंसर करंट साइज के इक्वल है। मैं छोटे साइज से आइटरेट करूंगा, बड़े साइज की तरफ जाऊंगा। तो इससे मेरा बहुत सिंपली ग्रीडीली भी आ गया और बहुत सिंपली आ गया, मतलब ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। मुझे बस ये स्टोर करना है कि इस इंडेक्स के लिए मैचिंग थी कि नहीं। अगर मैंने वो इनिशियली स्टोर कर लिया तो बस मुझे जब मैं नया मुझे करेक्टर मिलेगा, मुझे बस उसके लेंथ बाय 2 के पीछे जाना है और देखना है इस पे मैचिंग थी कि नहीं। मतलब जो भी था, मतलब एक मान लो एक अरे में स्टोर कर रहा है तो माइनस बी ऑफ जो भी इंडेक्स था जे, ये माइनस किया प्लस अभी मैचिंग है कि नहीं, +1, 0 कुछ भी कर देंगे, ठीक है। इससे बहुत सिंपली आंसर आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल, ये भी सिंपल ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। मैं एक बार कोड दिखाता हूँ, कोड भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब ये जो पार्ट है ना कोड का, ये ध्यान रखना है, ये मैचिंग चेक करने के लिए। अगर तो दोनों इक्वल हो गए या फिर उनमें से कोई एक भी क्वेश्चन मार्क है, कोई एक भी क्वेश्चन मार्क हो तब भी हम मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मैंने बी ऑफ जे इक्वल टू 1 मतलब कि मैचिंग थी, इंडेक्स जे मतलब छोटे वाले इंडेक्स में मैचिंग थी। तो ये मैंने चेक किया और मतलब ठीक है, इससे मेरे पास अरे में स्टोर हो गया कि मैचिंग थी कि नहीं। और अगर मुझे करंट इंडेक्स के लिए देखना है जो नया इंडेक्स आया इस अरे में, तो मैंने ये चेक किया कि बी ऑफ जे माइनस आई बाई 2 के साथ की मैचिंग थी कि नहीं। अगर थी तो मैं क्या करूँगा, एक्स से माइनस कर दूंगा उसको, मतलब बेसिकली बी में स्टोर कर लिया मैचिंग थी कि नहीं। और यहाँ पर बी में फिर से मैंने स्टोर किया कि अभी करंटली मैचिंग है कि नहीं। और बस अगर एक्स इक्वल्स टू लेंथ बाय 2 हो गया तो आंसर इक्वल टू लेंथ कर दिया और सीधा आंसर आ गया, ठीक है। मतलब ज़्यादा मुश्किल है नहीं है ये, इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी ईजी है। बस ये सोचना था कि इसको ओ ऑफ एन स्क्वायर में कैसे करना है, एन क्यूब की जगह। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, तो कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, नहीं तो आई विल एंड दिस मीटिंग। भैया लास्ट वाला समझ नहीं आया, क्या क्या स्टोर क्यों कर रहे हैं, डीपी कैसे लगी। एक्चुअली डीपी नहीं है ये, मतलब ठीक है कह सकते हो काइंड ऑफ डीपी है। स्टोर क्यों कर रहे हैं, स्टोर इसलिए कर रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए ना कि इसकी मैचिंग थी कि नहीं। जैसे मैंने इसमें बताया, इस वाले केस में अगर तुम, चलो मान लो मैं एक और केस ले लेता हूँ 3, जिसमें मान लो मैं लेंथ इक्वल टू 6 के लिए चेक कर रहा हूँ। तो ठीक है यहाँ पे था और ये, अब तुम अगर इस सब स्ट्रिंग के लिए चेक कर रहे हो, तुम्हारा x इक्वल टू 3 आ रहा है, इसके लिए चेक करोगे, गिनो कितनी मैचिंग है, 1 2 2 ही है, x इक्वल टू 2 है। पर x इक्वल टू 2 कहाँ से आया, इनिशियली x इक्वल टू 3 था। अब नए वाली मैचिंग तो है नहीं है, तो 3 + 0 3 रहेगा। पर ये भी तो था ना कि इसकी इसके साथ मैचिंग थी, इसकी वजह से 1 ऐड हुआ था, तो वो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो मैंने इस इंडेक्स में स्टोर कर लिया ना यार कि मैचिंग थी कि नहीं। तो मैंने स्टोर कर लिया बी ऑफ इंडेक्स 4 है इक्वल टू 1 है। तो मैं जब भी ये आएगा ना, मैं क्या करूँगा, x माइनस इक्वल टू ये जो भी इंडेक्स है बी ऑफ इंडेक्स, इससे मेरा वो चला जाएगा ना कि मैचिंग थी कि नहीं, इससे पता चल जाएगा। इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और कोई रीज़न नहीं है, समझ आया। ठीक है, तो अच्छा z फंक्शन को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं हम, आए एक मिनट, z फंक्शन से कर सकते हैं क्या, पहले ये सोचना है। z फंक्शन से कर सकते हैं क्या, आई डोंट थिंक कि z फंक्शन से कर सकते हैं इसको, क्योंकि z फंक्शन से तो हम ये चेक करते हैं कि प्रीफिक्स कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है। पर तुम इस एक पर्टिकुलर प्रीफिक्स के लिए नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बेसिकली हर बार तुम अलग सबस्ट्रिंग को चेक कर रहे हो। तो यू कांट से कि इस प्रीफिक्स के इक्वल, अगर तुम क्या कह सकते हो कि हाँ इस लेंथ तक पिछले प्रीफिक्स के इक्वल था, मतलब z फंक्शन में पर्टिकुलरली एक फिक्स स्ट्रिंग पे तुम रन करते हो इटरेशन। तो आई डोंट थिंक z फंक्शन से हो पाएगा, तुम्हें एक हर एक सबस्ट्रिंग के लिए करना। ठीक है, आई गेस वी आर डन।
तो ठीक है, लेट्स एंड द मीटिंग देन। बाय बाय गाइस। सर नेक्स्ट कॉन्टेस्ट का डिस्कशन भी करेंगे क्या ऐसे ही? एक्चुअली कल वाला शायद करूं, मतलब मेरे को पक्का कह नहीं